भारतीय रिजर्व बैंक के त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई ढांचे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. यह समय समय पर उचित तरीके से उपचारात्मक उपायों को शुरू करने और लागू करने के लिए एक पर्यवेक्षी उपकरण है। 2. यह तब लगाया जाता है जब कोई कंपनी कुछ नियामक सीमा का उल्लंघन करती है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा से सही है? ए. केवल एक। बी. केवल दो। सी. एक और दो दोनों। डी. उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तर ए। शीघ्र सुधारात्मक कार्रवाई ढांचा PCAF मानदंड तब लागू होता है जब कोई बैंक कुछ नियामक सीमा का उल्लंघन करता है। इसका उद्देश्य समय समय पर उचित तरीके से उपचारात्मक उपायों का पर्यवेक्षण और कार्यान्वयन करना है ताकि इसके वित्तीय स्वास्थ्य को बहाल किया जा सके। यह शाखाओं या अनुषांगिकों के माध्यम से परिचालन करने वाले विदेशी बैंकों सहित भारत में कार्यरत सभी बैंकों पर लागू होता है, लेकिन यह ढांचा केवल वाणिज्यिक बैंकों के लिए लागू है, जबकि सहकारी बैंकों, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों NBFC और वित्तीय बाजार अवसंरचना FMI तक विस्तारित नहीं है। RBI ने बैंकों के संबंध में कतिपय संरचित और विवेकाधीन कार्रवाइयों की शुरुआत के लिए कुछ नियामक ट्रिगर बिंदुओं और 4 मापदंडों को आधार के रूप में निर्दिष्ट किया है। पूंजी से जोखिम भारित आस्तियों का अनुपात CRAR, शुद्ध गैर निष्पादित परिसंपत्तियां NPA, आस्तियों पर वापसी ROA, लिवरेज अनुपात LORA। हाल ही में समाचारों में किससे संबंधित है? ए. इसरो द्वारा लॉन्च किया गया अगली पीढ़ी का मौसम संबंधी उपग्रह। बी. स्वदेश में विकसित इंटरसेप्टर मिसाइल सिस्टम। सी. चीप स्प्रेड स्पेक्ट्रम तकनीक से प्राप्त एक वायरलेस मॉड्यूलेशन तकनीक। डी. निगरानी और ट्रैकिंग में वृद्धि की संभावना के बारे में चिंताओं को बढ़ाना। उत्तर सी. लॉन्ग रेंज रेडियो LoRa, लॉन्ग रेंज रेडियो चीप स्प्रेड स्पेक्ट्रम CSS तकनीक से प्राप्त फिजिकल लेयर से जुड़ा एक वायरलेस मॉड्यूलेशन तकनीक है। यह डॉल्फिन और चमगादड़ के संचार के तरीके के समान ही चीप सिग्नल्स का उपयोग करके रेडियो तरंगों पर जानकारी को एनकोड करता है। LoRa मॉड्यूलेटेड ट्रांसमिशन गड़बड़ी के खिलाफ मजबूत है और इसे बड़ी दूरी यानी लंबी दूरी के संचार में प्राप्त किया जा सकता है। यह प्रौद्योगिकी समर्पित रेडियो का उपयोग करती है, जो आमतौर पर अंतिम उपयोगकर्ता उपकरणों में मौजूद नहीं होते हैं तथा यह अन्य उपकरणों से हस्तक्षेप को सीमित करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के अधीन बैंकिंग प्रौद्योगिकी विकास और अनुसंधान संस्थान IDRBT ने बैंकिंग को दूरस्थ क्षेत्रों में ले जाने के लिए एक नया कम लागत वाला वित्तीय नेटवर्क विकसित किया है। यह बैंकिंग के लिए रेडियो तरंगों का उपयोग करने की एक सरल अवधारणा है। IDRBT LoRa, लॉन्ग रेंज रेडियो तकनीक पर आधारित इस नेटवर्क को विकसित करने वाला दुनिया में पहला है। बैंक किसी तृतीय पक्ष नेटवर्क का उपयोग करने के बजाय अपने स्वयं के समर्पित निजी नेटवर्क के रूप में इसका उपयोग कर सकते हैं, जो वर्तमान में या तो उपग्रह लिंक या वायर्ड फाइबर पर आधारित है। विशेषता: साइबर खतरों के प्रति कम सुभेद्यता, सस्ता विकल्प, कम रखरखाव और दूरस्थ पहाड़ी तथा वन क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं की बेहतर सुविधा प्रदान की जा सकती है। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह सबसे बड़ा वैश्विक विकास संस्थान है जो पूरी तरह से निजी क्षेत्र पर केंद्रित है। 2.
इसका गठन वर्ष 1965 में हुआ था और यह विश्व बैंक समूह का सदस्य है। 3. यह इक्विटी जोखिम प्रबंधन के क्षेत्र में काम करता है तथा लंबी अवधि के ऋण भी प्रदान करता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा से सही है? ए. केवल 1, बी. 1 और 2, सी. 1 और 3, डी. 2 और 3। उत्तर सी। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम विकासशील देशों में निजी क्षेत्र पर केंद्रित सबसे बड़ा वैश्विक विकास संस्थान है। IFC विश्व बैंक समूह का एक सदस्य विकासशील देशों में निजी क्षेत्र के विकास को प्रोत्साहित करके आर्थिक विकास को आगे बढ़ाता है और लोगों के जीवन में सुधार करता है। IFC उन देशों में नए बाजार बनाकर अन्य निवेशकों को लामबंद करके तथा विशेषज्ञता साझा करके अपना लक्ष्य हासिल करने में मदद करता है। यह उन देशों में खासकर गरीबों और कमजोर लोगों के लिए रोजगार पैदा करके उनके जीवन स्तर को बढ़ाता है। IFC विश्व बैंक समूह के दोहरे लक्ष्यों अत्यधिक गरीबी को समाप्त करने और साझा समृद्धि को बढ़ावा देने का समर्थन करने के लिए काम करता है। IFC की स्थापना वर्ष 1956 में एक साहसिक विचार पर की गई थी। तब से 100 से अधिक देशों में अपना विस्तार किया है। इसने उभरते बाजार, शब्द गढ़ा है और स्थायी बॉन्ड जैसे नए बाजारों का नेतृत्व किया है। इसका उद्देश्य लोगों के जीवन और उनके प्रत्याशित प्रभाव मापन और निगरानी ढांचे पर सकारात्मक प्रभाव डालना है। उनके अपेक्षित विकास परिणामों के साथ साथ बाजार निर्माण पर उनके प्रभाव के आधार पर परियोजनाओं का मूल्यांकन करना है। ग्लोबल क्लीन एनर्जी एक्शन फोरम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. फोरम का फोकस एजेंडा सौर ऊर्जा तक ही सीमित था। 2. अमेरिका ने मंच की मेजबानी की और भारत भी इसमें भागीदार था। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा से सही है? ए. केवल 1, बी. केवल 2, सी. 1 और 2 दोनों, डी. उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तर बी। ग्लोबल क्लीन एनर्जी एक्शन फोरम 2022 संयुक्त राज्य अमेरिका ने पिट्सबर्ग में ग्लोबल क्लीन एनर्जी एक्शन फोरम की मेजबानी की, जो 13वीं स्वच्छ ऊर्जा मंत्रिस्तरीय और 7वें मिशन इनोवेशन मिनिस्ट्रियल की अपनी तरह की पहली संयुक्त बैठक थी। इसकी थीम रैपिड इनोवेशन एंड डिप्लॉयमेंट थी, जिसका मतलब है कि स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों की तैनाती के लिए सहयोग और साझा रणनीतियों के माध्यम से नवाचार की गति और पैमाने को तेज करना। विश्व भर के स्वच्छ ऊर्जा नेता अब वैश्विक सुरक्षा आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण में तेजी लाने के लिए एकजुट होंगे। भारत ने भी इस फोरम में भाग लिया। निम्नलिखित राज्यों पर विचार करें। 1. कर्नाटक, 2. आंध्र प्रदेश, 3. उड़ीसा, 4. महाराष्ट्र। उपरोक्त में से कितने सामान्यतः पारंपरिक कॉफी उत्पादक राज्यों के रूप में जाने जाते हैं? ए. केवल 1 राज्य, बी. केवल 2 राज्य, सी. केवल 3 राज्य, डी. सभी 4 राज्य। उत्तर ए। कॉफी भारत के 3 क्षेत्रों में उगाई जाती है, जिसमें कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु पारंपरिक कॉफी उगाने वाले क्षेत्र हैं। इसके बाद पूर्वी तट पर आंध्र प्रदेश और ओडिशा के गैर पारंपरिक क्षेत्रों में नए क्षेत्रों का विकास हुआ है और उत्तर पूर्वी राज्यों के रूप में एक तीसरा क्षेत्र भी शामिल है। कॉफी इथियोपिया, एबिसिनिया, पठार के लिए स्वदेशी है।
जहां से इसे 11वीं शताब्दी में अरब ले जाया गया था और अरब से इसे 17वीं शताब्दी में बाबा बुदनगिरी द्वारा भारत लाया गया था। इसे कर्नाटक के प्रसिद्ध बाबा बुदन पहाड़ियों में लगाया और उगाया गया था। वातावरण की परिस्थितियां इसके लिए 15 डिग्री सेल्सियस और 28 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान के साथ गर्म और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। यह 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के उच्च तापमान और तेज धूप को सहन नहीं कर सकता है और इसलिए इसे आमतौर पर छायादार पेड़ों के नीचे उगाया जाता है। 150 से 250 सेमी के बीच भारी वर्षा की आवश्यकता होती है, लेकिन स्थिर पानी हानिकारक होता है। यह पाला हिमपात बर्दाश्त नहीं करता है, लेकिन कॉफी बेरीज के पकने के समय शुष्क मौसम आवश्यक है। समुद्र तल से लगभग 600 से 1600 मीटर की ऊंचाई पर पहाड़ी ढलानों पर उगाया जाता है। अच्छी जल निकासी वाली भुरभुरी दोमट मिट्टी, जिसमें ह्यूम्स, आयरन और कैल्शियम जैसे खनिज होते हैं, इसकी खेती के लिए आदर्श है।